आईटीवी ग्रुप जो है सभी दर्शकों का एक बार फिर से अभिवादन करता है और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत स्वागत करता है। 4 साल पूरा होने जा रहा है मुख्यमंत्री जी, और आईटीवी ग्रुप और इंडिया न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बधाई। कार्तिक जी भी हमारे साथ हैं और मैं आईटीवी नेटवर्क के पूरे परिवार की तरफ से, हमारे 12 चैनल और करोड़ों दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 4 साल पूरे होने पे सरकार के आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल के आ सके। धन्यवाद इंडिया न्यूज की इस प्रस्तुतिकरण के लिए कि आप लोग प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदेश के विकास और भावी योजनाओं को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबके प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मुख्यमंत्री जी, इस बार तो कमाल हुआ एकदम। एक तो आपने बजट को पेपरलेस कर दिया और 5,500 करोड़ का बजट पेश किया। और मैं जब इसकी एनालिसिस कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हो, चाहे जया आंद्रे हो, चाहे विवेक देवरा हो, ये सारे अर्थशास्त्री, और आपने ऐसा अर्थशास्त्र का इसमें नियम निकाला कि सारे पीछे नजर आ रहे हैं। देखिए, जब उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो देश के अंदर आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य जी उत्तर प्रदेश है। 24 से 25 करोड़ की आबादी इस प्रदेश में निवास करती है। इतनी बड़ी आबादी के लिए उसी प्रकार के संसाधन चाहिए, उसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। वह 2 लाख करोड़ और 3 लाख करोड़ से नहीं हो सकता जी। हमें विकास और बुनियादी सुविधाओं के साथ ही प्रदेश के बजट को जब हम बढ़ाएंगे तभी हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कुछ हमें सफलता प्राप्त होगी। और खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए ये हमारे लिए बहुत आवश्यक था जी कि उत्तर प्रदेश 2017 में जब हम आए थे 2 से 2.5 लाख करोड़ का बजट था। कोविड-19 के बावजूद इस बार हमारा 5.5 लाख करोड़ से ऊपर का बजट है जी। ये बजट इस बात को लेकर के है, आप देख रहे होंगे कि हर एक व्यक्ति इस बात पर वह बहुत मजबूती के साथ विश्वास भी कर रहा है, क्योंकि वो सब चीजें दिखाई दे रही हैं। चाहे वह प्रदेश के अंदर जनता की बुनियादी सुविधाएं हों, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए किए गए कार्यों का, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के उसमें रोड कनेक्टिविटी का है, एयर कनेक्टिविटी का है, मेट्रो का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए मेट्रो आदि के यहाँ पे जो कार्य हुए हैं या हो रहे हैं, इन सब को ध्यान में रख करके हम लोगों ने अपने बजट के दायरे को बढ़ाया। केवल बजट के दायरे को बढ़ा देने से काम नहीं चलेगा जी। हमें उसके लिए इनकम बढ़ानी पड़ेगी, और इनकम आज प्रदेश के पास है। हमने फिजूल खर्ची को रोका, भ्रष्टाचार पर मजबूती से प्रहार किया, और आज प्रदेश के अंदर हमारे पास इतनी आय है कि कोविड-19 नहीं होता। कोविड-19 ने थोड़ा एक बैरियर का काम जरूर किया है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि सब के बावजूद हम अपनी पूर्व स्थिति में आ चुके हैं। फिर से हमारी जो रफ्तार थी वो गति पकड़ चुकी है। कोविड-19 नहीं होता तो हो सकता है बजट का दायरा और बढ़ता है जी। और हम लोग प्रतिबद्ध हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए हमें उस प्रकार की व्यवस्था और उस प्रकार की का सिस्टम देना भी पड़ेगा। बजट उसका एक केवल लेखा जोखा नहीं बल्कि भावी योजनाओं को भी हम सबके सामने और प्रदेश और देश के सामने प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री जी, आपने अर्थव्यवस्था की बात की और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे आ गया है अगर हम बजट की बात करें और जीडीपी की बात करें। एक नारा चल रहा है उत्तर प्रदेश में कि योगी का काम बोल रहा है, जनता बोल रही है जय श्री राम। नहीं,
तो सर बोल रहा योगी का काम, जनता बोले जय श्री राम। तो क्या कहेंगे इस पे? देखिए, दोनों सच हैं। दोनों सच इस बात को लेकर के है कि यह वर्ष, यानी पिछले एक वर्ष के दौरान 2020-21 का जो वर्ष था, वह देश और प्रदेश के लिए, दुनिया के लिए बहुत कठिन दौर का समय था। हम लोगों ने, देश ने, दुनिया ने बहुत सारी चुनौतियों को झेला। हम लोग आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी दूरदर्शिता के कारण, जिनके विजन के कारण आज देश सुरक्षित है। और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना प्रबंधन का जो कार्य हम लोगों ने किया, यह लोगों के सामने एक मिसाल तो है ही। हम प्रदेश की 24 करोड़ 25 करोड़ की आबादी को सुरक्षित रखने में तो सफल हुए ही हैं, लेकिन साथ साथ हम लोगों ने इस दौरान कुछ उपलब्धियां भी हासिल की हैं। जी। 5 अगस्त 2020 को 500 वर्षों की जो एक कसक थी भारत की श्रद्धावान आस्थावान जनता की, उस कसक को दूर करने का कार्य किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से। और प्रधानमंत्री जी ने कृपापूर्वक अयोध्या पधार करके स्वयं भव्य राम मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ अपने कर कमलों से किया। तो स्वाभाविक रूप से जनता में एक अपार उत्साह इसका है, लेकिन उसकी भूमिका भी तय की गई। आम जनमानस में खुशहाली, आस्था को लेकर के तो है ही, लेकिन प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देना, उनकी बुनियादी सुविधाओं को उन्हें उपलब्ध करवाने में योगदान देना और इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से विकास का एक नया विजन प्रदेश को देना, ये कार्य प्रदेश के अंदर किया गया। तो स्वाभाविक रूप से यहां काम भी बोल रहा है और जनता के मुंह से जय श्री राम का भी जो नारा है, ये भी उनके मुंह से निकल रहा है। तो काम और राम दोनों एक साथ चल रहे हैं और दोनों में उत्तर प्रदेश अग्रणी है, आगे बढ़ेगा, बहुत तीव्रता के साथ आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री जी, बात करते हैं स्वास्थ्य की। आईटीवी फाउंडेशन गोरखपुर में, महाराजगंज में काफ़ी देर से जापानी इंसेफेलाइटिस को लेकर कार्य करती रही है। आपने भी समय निकाला और हमने आपकी कमिटमेंट देखी है इसको टैकल करने की। तो ये जो कोरोना काल का पीरियड था, ये बहुत ही एक मुश्किल, डिफ़िकल्ट पीरियड था। इसका कैसा अनुभव रहा? उत्तर प्रदेश सरकार कितनी सफल रही आपके कार्यकाल के अंदर? कोरोना को टैकल करने में कितनी सफलता मिली और आप कैसा समझते हैं कि इससे क्या सीख लेनी चाहिए? सर, इसमें एक चीज और मैं जोड़ देता हूं मुख्यमंत्री जी, टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल किया गया इसमें, खासतौर पे इस बीमारी से लड़ने के लिए, मैं समझता हूं कि अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो इस बीमारी से लड़ना इतना आसान शायद नहीं होता। देखिए, मैं इंडिया न्यूज को धन्यवाद देता हूं कि इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ प्रदेश सरकार के अभियान में आप लोगों ने सहयोग किया और खासतौर पर महाराजगंज और गोरखपुर के कार्यक्रम में तो मैं स्वयं भी सहभागी बना था सर। और इस प्रकार के कार्यक्रम हर एक जनपद में अलग अलग ग्रुप के द्वारा आयोजित किए गए थे। ये पब्लिक अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था और मेरा मानना था कि बीमारी के उपचार से महत्वपूर्ण बचाव होता है। बचाव के लिए जो अभियान चले थे इंसेफ्लाइटिस के दौरान, हम लोग एक एक कार्य को, उसके डॉक्यूमेंट को तैयार करते थे, फिर उसको भविष्य के लिए रखते थे, परिणाम को हम नजर रखते थे। आज इंसेफ्लाइटिस 75% बीमारी पे नियंत्रण है, 95% मौत के आंकड़े नियंत्रित हुए हैं। जी, ये बेहतर जो रिजल्ट रहा है उसका लाभ हमें कोरोना प्रबंधन में भी प्राप्त हुआ है। कोरोना के दौरान भी हम लोगों ने अलग अलग टीमें गठित की थी और पूरी जवाबदेही और पूरी प्रतिबद्धता के साथ वे काम करती थी। जैसे मंत्रिमंडल की टीम पॉलिसी बनाती थी, उनका काम पॉलिसी बनाने का था, वो पॉलिसी बनाने का काम अपना करते थे। इसी प्रकार से जो काम होता था आपके जो है हमारी जो प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों की एक टीम हमने बनाई थी, टीम 11 के नाम पे। ये टीम
2-2, 3-3, 4-4 विभागों को मिलाकर के एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई थी। इसलिए हमने सभी 11 लोगों की जो टीम थी वो प्रदेश के सभी विभागों को उन 11 लोगों में हमने समाहित किया था और उनकी जवाबदेही दी गई थी अलग अलग कि कौन डोर स्टेप डिलीवरी के कार्य को, कम्युनिटी किचन को कौन देखेगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ लॉजिस्टिक के कार्य को कौन देखेगा, लॉकडाउन की सफलता के साथ साथ हम प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण जो चला रहा है ये बना रहे, कहीं कोई दिक्कत न हो, इसको बनाए रखने में कौन टीम काम करेगी। अलग अलग टीम अलग अलग काम कर रही थी। तो टीम 11 काम करती थी। मेरी नित्य इनके साथ सुबह 2 घंटे की इनके साथ मेरा संवाद और बैठक नियमित फिजिकली होती थी, आमने सामने बैठ के चर्चाएं होती थी और फिर मैं दिन भर हर एक जनपद से फीडबैक लेता था। ये टीम मुझे रिपोर्ट करती थी और इसकी रिपोर्ट के बाद फिर मैं जिलों से भी पूछता था भाई क्या है। हम लोगों ने इस दौरान टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग भी किया, खासतौर पर कोविड प्रबंधन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जो वहां पर उस समय जो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे डेवलप किए कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति कहीं किसी के आसपास आ जाए तो अपने आप अलर्ट होने लगता था कि कोई कोविड पॉजिटिव व्यक्ति इसके आसपास है और ये जानकारी वहां पर मौजूद लोगों के अलावा प्रशासन और हमारी मशीनरी को भी हो पाता था। एक हम लोगों ने ऐसा भी सॉफ्टवेयर विकसित किया कि अगर कोई व्यक्ति कहीं जांच करा रहा है और उसका सैंपल लिया गया, उसका कोविड पॉजिटिव आया, तो कोविड पॉजिटिव आने भर से ही उसका जहां कहीं वो जाता था अलर्ट होने लगता था जी। तो ये एक बहुत अच्छा लाभ उसका एक तो रहा। दूसरा हम लोगों ने इसका जो बेहतरीन लाभ और लिया कि ऐसे लोगों की रिपोर्ट को भी हम लोग ऑनलाइन भेजना प्रारंभ किए। किसी ने जांच कराई, उसकी रिपोर्ट सीधे उसके पास तक पहुंच गई, लेकिन साथ साथ उसकी रिपोर्ट हमारे पास भी होती थी। तो एक वह व्यक्ति स्वयं क्वारंटीन हो जी, अगर नहीं हो रहा है तो जहां कहीं जाएगा वो अलर्ट आने लग जाएगा जी, ये भी दूसरी सुविधा थी जी। ऐसा हम लोगों ने हर जिले में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए सर। एक एक चीज को लेकर के, कोविड में टेस्टिंग को लेकर के, ट्रीटमेंट को लेकर के, ये कार्यक्रम हमारे उसके माध्यम से होते थे। हॉस्पिटल में व्यक्ति एडमिट है, उसका हालचाल लेना, वहां पे डॉक्टर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उनको अच्छा भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अन्य सुविधाएं वहां मिलने कि नहीं मिल रही, इन सब चीजों की जानकारी भी हम उसके माध्यम से करते थे। ये सभी कार्यक्रम हमारे इसके माध्यम से चलते रहते थे। तो ये कार्य हम लोगों ने उसके माध्यम से वहां पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से किए, जो आज भी हमारे फंक्शनल हैं और वो बेहतर तरीके से कर रहे हैं। तीसरा, हम लोगों ने वर्चुअल आईसीयू प्रारंभ किए। हम लोगों ने इस दौरान टेली मेडिसिन और टेली कंसल्टेशन की व्यवस्था की। दूर दराज के क्षेत्र जहां पर लोगों के पास विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं थे, तो वहां पर हम लोगों ने कोविड हॉस्पिटल तो बनाए, ट्रेन्ड मैन पावर भी दिया, लेकिन विशेषज्ञ चिकित्सक कहां से आएंगे? इसके लिए वर्चुअल आईसीयू के साथ केजीएमयू से, एसजीपीजीआई से, आरएमएल के साथ जोड़ने का काम किया। ये हमारे 3 प्रतिष्ठित चिकित्सालय लखनऊ में हैं जी, इनके साथ जोड़ने का काम किया, बीएचयू से जोड़ने का काम किया, एम्स दिल्ली के साथ जोड़ने का काम किया। उसका हमें बहुत लाभ मिला और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग हम लोगों ने फिर शेष समय में टेली मेडिसिन और टेली कंसल्टेशन के लिए किया। तो ये टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल रहा, एक कोविड नियंत्रण में, लेकिन साथ साथ कॉमन मैन को बुनियादी सुविधाएं देने में भी। जैसे 80,000 कोटी की दुकान थी जी, हर महीने 2 बार लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना था। हमारे पास ई पॉस मशीन थी, ई पॉस मशीन का हमने बेहतरीन उपयोग किया। उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक देश के अंदर कहीं पर है, हम लोगों ने उसको नेशनल पोर्टेबिलिटी सिस्टम का लाभ दिया। हमारे यहाँ वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, विधवा पेंशन की राशि लोगों के खातों में सीधे जाए, इसकी व्यवस्था हम लोगों ने उन लोगों को उपलब्ध कराई और डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में दिया। बैंकों में भीड़ न हो, इसके लिए डीसी सखी के नाम पर या बैंक
कॉरेस्पॉन्डेंट हर गांव में तैनात किए गए। वो लोग पैसा वहीं पे ला करके लोगों को उपलब्ध करा देते थे। ये सभी कार्यक्रम चले। 2 करोड़ 40 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा उनके अकाउंट में दिया। 3 करोड़ 56 लाख जनधन अकाउंट धारी महिलाएं थी प्रदेश के अंदर, उनको हर महीने 500 रुपए अतिरिक्त राशि सहयोग के लिए उपलब्ध करवाने का कार्य किया। 54 लाख हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो माइग्रेंट लेबर आए थे या यहाँ के जो हमारे निवासी कामगार मजदूर थे या फिर स्ट्रीट वेंडर्स थे, इन लोगों को भी भरण पोषण भत्ता हमने डीबीटी के माध्यम से दिया। अगर ये सब नहीं होता तो बहुत कठिन होता। इस महामारी से झेलने में और इसको सामना करने में चैलेंज होता। टेक्नोलॉजी ने हमारी राह को आसान किया और हमने टेक्नोलॉजी को अपना करके इन सभी समस्याओं का समाधान का मार्ग भी प्रशस्त किया। जो आपने शुरू की है अभ्युदय योजना, और उसके तहत आप चाहते हैं कि भाई जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो लोग हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उन तक शिक्षा का अलग जगह, वो भी मुख्य धारा में शामिल हुए और मैं समझता हूँ उनकी जिंदगी और उनकी तकदीर भी बदले। देखिए, प्रदेश के युवाओं के लिए एक अवसर है और ये अभ्युदय योजना हम लोगों ने इसी उद्देश्य से प्रारंभ की है। मुझे याद है कोविड-19 के दौरान हमें कोटा और अन्य क्षेत्रों से अपने यूथ को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई अब अंतिम चरणों में चल रही है, लेकिन हमें सावधानी और सतर्कता तो बरतनी पड़ेगी। इस सावधानी और सतर्कता को ध्यान में रखने के लिए ही हम लोगों ने व्यवस्था की है। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो अपने घरों में रहते हैं, पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो अच्छे कोचिंग संस्थान में जाकर के पैसा दे सकें। वह यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, वह स्टेट जैसे यूपी पीएससी की तैयारी कर रहा है, वह नीट की तैयारी कर रहा है, आईआईटी जेई की तैयारी कर रहा है, या फिर एनडीए या सीडीएस की तैयारी कर रहा है, या बैंकिंग या किसी भी अन्य प्रकार की सर्विसेज के लिए वह तैयारी कर रहा है। उसके सामने ये भाव पहले ही उसके मन में भाव आ जाता था कि देखिए साहब, अन्य लोगों के पास सुविधा है, वे लोग अच्छे कोचिंग सेंटर में जा करके अपना पूरा उस कोर्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं, लेकिन मेरे पास मेरा पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं कि मैं उसके बारे में वो कर सकूं, और कोई गाइड करने वाला नहीं था। जी। हम लोगों ने कहा बिना भेदभाव के हम लोग प्रदेश के अंदर अभ्युदय की एक योजना चलाएंगे। अभ्युदय नाम ही हमने इसलिए रखा है, अभ्युदय का मतलब सांसारिक उत्कर्ष से है। वह अपने सांसारिक जीवन में विकास के पथ पर अग्रसर हो सके, इसके मार्गदर्शन के लिए हम लोगों ने अभ्युदय योजना प्रारंभ की है। पहले चरण में हमारे 18 कमिश्नरी में योजना प्रारंभ हुई है और इसके परिणाम की समीक्षा के साथ ही हम लोग फिर इसको जनपद स्तर पर भी लागू करने का कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छे उसके रिजल्ट हैं। हम लोग उन सभी यूथ को जो इसमें पात्रता की श्रेणी में आते हैं, उन सबको टैबलेट भी उपलब्ध करा रहे हैं, वे यूथ अच्छे ढंग से। और हमने इसमें दोनों व्यवस्था दी है कि आप फिजिकली भी क्लास अटेंड कर सकते हैं और वर्चुअली भी कर सकते हैं। ये सभी चीजें हम उसके साथ दे रहे हैं। तो अभ्युदय योजना यूथ के लिए बहुत लोकप्रिय योजना बनती जा रही है और खासतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए तो एक अभिनव योजना है। सर, कल महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मीनाक्षी जी बैठी हैं। आप मीनाक्षी जी वैसे ही सवाल पूछ लीजिए, सर को सुनाई पड़ेगा। बहुत सारी योजनाओं का जिक्र कर रही थी रास्ते में, बोले पिंक बूथ योजना, मैंने देखा बहुत सारे बूथ बने हुए हैं। कई सारे महिलाओं के लिए आपने कार्यक्रम किया है, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए मैंने पिंक बूथ देखा है। उनके एजुकेशन पे आपने इतना काम किया है। ये सब चीज की आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? देखिए, आधी आबादी को नजरअंदाज करके
हम पूरी व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ा सकते। और आधी आबादी के मन में सुरक्षा का भाव पैदा हो, समाज का दृष्टिकोण उनके प्रति सम्मान का हो और वह स्वावलंबन के मार्ग पर प्रशस्त होकर के सशक्तिकरण के पथ पर अग्रसर हों, यह शासन की मंशा थी। इसीलिए हम लोगों ने शारदीय नवरात्रि में 2020 में मिशन शक्ति का एक अभियान प्रारंभ किया था। मिशन शक्ति का यह अभियान महिलाओं की सुरक्षा, उनके सम्मान, उनके स्वावलंबन और सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है कल। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम लोग एक कार्यक्रम के माध्यम से जो हम लोगों ने अब तक के कार्य किए हैं, कुछ का लोकार्पण पहले हो चुका है, कुछ का कल होने जा रहा है। जैसे प्रदेश में 1535 थाने हैं, उन सब में हेल्प डेस्क महिलाओं के लिए अलग से बन चुके हैं। 350 से अधिक तहसीलें हैं, उन सभी तहसीलों में भी ये सब सुविधा हम दे चुके हैं। हम लोगों ने प्रदेश में पुलिस बल में भर्ती की, उस भर्ती में 20% हम महिलाओं के आरक्षण उसमें किए, उन महिलाओं की भर्ती उसमें होगी, इसमें भी हम सफल हुए हैं। ऐसे ही अलग अलग उसमें भी हम लोगों ने काफी सफलताएं प्राप्त की। अब कल हम लोग देने जा रहे हैं हर जो अब कमिश्नरी जो हमारी रेंज है और कमिश्नरी मुख्यालय पे एक रिपोर्टिंग थाना हम स्थापित करने जा रहे हैं, जहां पर केवल महिलाओं की सुनवाई होगी और महिलाओं से जुड़े हुए किसी भी अपराध या किसी भी मामले को वहां पर वह FIR दर्ज करने से लेकर के उससे जुड़ी हुई कार्रवाई को आगे बढ़ा सकता है। ये सभी चीजें हमने इसमें प्रारंभ की हैं और भी अन्य तमाम उनके लिए कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। पिंक बूथ की स्थापना हुई है और भी अन्य चीजों को हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा है। और मुझे विश्वास है कि हमारा जो ये अवेयरनेस का कार्यक्रम है, ये अवेयरनेस के कार्यक्रम के साथ साथ हम लोग इसमें फिर आने वाले समय में हम लोग इसको इसके साथ जवाबदेही के साथ इसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, हमने महिलाओं की सुरक्षा की बात की। लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम भी एक ऐसा विषय रहा है जिसको लेकर आपकी सरकार ने काफ़ी कार्य किए हैं, काफ़ी एक्शन भी हुआ है और काफ़ी चर्चा में भी रहे हैं ये विषय। एंटी रोमियो सर रहा हो, ये सारे विषयों को लेकर उत्तर प्रदेश में एक धारणा थी कि क्राइम को काबू पाना शायद संभव नहीं है, जिस तरह से ऐतिहासिक तौर पे क्राइम का ग्राफ रहा है और आंकड़े जो बताते हैं। लेकिन जिस तरह का एक्शन लिया गया है क्राइम को कंट्रोल करने के लिए क्रिमिनल्स के अगेंस्ट, वो सिर्फ औपचारिक तौर पर नहीं है, वो विजुअल तौर पर और ग्राउंड पर भी किया गया है। लोगों की बिल्डिंगें भी के ऊपर एक्शन किया गया है, बिल्डिंगें भी तोड़ी गई हैं, वो भी किया गया है। आप मानते हैं कि लोगों के मन से भय खत्म करने के लिए ये बात लोगों तक पहुंचानी जरूरी है ताकि इस समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति पिछले 30 वर्षों से आपराधिक माफिया गिरोहों की चपेट में आ चुका था, उनकी गिरफ्त में थी। और पिछली सरकारें तो बड़ी बेशर्मी के साथ इस प्रकार की घटनाओं को और इस प्रकार के किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को संरक्षित करने में गौरव की अनुभूति करती थी। आपने अभी हाल ही में पंजाब के अंदर देखा होगा कि कैसे एक राष्ट्रीय दल का पूरा नेतृत्व एक कुख्यात माफिया को किस तरीके से सुरक्षित करने का कार्य कर रहा है। ये सभी घटनाएं इस बात को बताती हैं कि कहीं ना कहीं इन लोगों के मन में अभी भी कोई लोग लाज नहीं, और यही लोग हैं जो प्रदेश के अंदर माहौल खराब करते थे। अपराध छोटा हो बड़ा हो, अपराध अपराध है। बालिकाओं की या महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो या अपहरण से जुड़ा हो या फिर किसी भी सामान्य नागरिक का या व्यापारी का की जमीन या उसके प्रतिष्ठान पर कब्जा करने का हो, या यहां पर अपहरण एक उद्योग के रूप में जो फल फूल रहा था, इसमें पहले दिन से ही हमारी पार्टी ने जो तय किया था कि अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे। जीरो टॉलरेंस की जो हमारी नीति है, और जीरो टॉलरेंस की नीति हम लोगों ने
कानून के दायरे में रह करके अपराधी और आपराधिक घटनाओं को उस दायरे में ला करके प्रभावी कार्रवाई की है। आज उसका परिणाम है प्रदेश के अंदर परसेप्शन चेंज हुआ है और न केवल प्रदेश का नागरिक बल्कि दुनिया का हर एक निवेशक, हर एक नागरिक उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सराहता है। 4 वर्ष होने जा रहे हैं, एक भी दंगा प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। 4 वर्ष होने जा रहे हैं हमारी सरकार को, प्रदेश के अंदर ऑर्गेनाइज क्राइम 0 स्तर पर पहुंच चुका है। हर एक स्तर पर आप एनसीआरबी के ही डाटा उपलब्ध कराएंगे तो आप देखेंगे कि अकल्पनीय परिवर्तन देखने को मिला है और इसमें न केवल प्रदेश का बल्कि दुनिया के निवेशकों का भी विश्वास जागृत हुआ है और उसका लाभ हमें प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। मुख्तार अंसारी को कुछ लोग बचाने में लगे हुए हैं, उनको यहाँ आने नहीं दे रहे हैं, लेकिन विधानसभा में उनकी जो सदस्यता है उसको लेके भी बहुत सारे लोगों ने जो है अपनी एप्लीकेशन वहाँ दे रखी है। माफिया विरोधी मंच के लोगों ने वहाँ एप्लीकेशन दे रखी है, उसकी सुनवाई भी हो रही है, लेकिन अभी भी सदस्यता वो बरकरार है। मुझे लगता है कि क्योंकि काफ़ी दिन वो अनुपस्थित हो गए हैं और जो नियम कहता है वो यही कहता है कि एक निश्चित सीमा तक अनुपस्थित रहने के बाद उस सदस्य की सदस्यता चली जाती है। देखिए, विधानसभा के अपने नियम हैं जी, और विधानसभा को सरकार अपने स्तर पर कोई निर्देश नहीं दे सकती। वो विधायिका का एक मंच है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का एक मंच है जी। स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के मामले अगर हमारे संज्ञान में आएंगे तो हम लोग इसका भी जरूर संज्ञान लेंगे और फिर इसके बारे में जो भी आग्रह अनुरोध होगा इसके बारे में जिनके पास मामला पेंडिंग होगा उनसे इस बारे में जरूर कहेंगे कि क्या इसकी वस्तुस्थिति क्या है। अभी सरकार के संज्ञान में इस प्रकार के कोई प्रकरण नहीं आए। मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश अपने आप में पहला प्रदेश होगा जिसने ओटीटी कंटेंट को लेके मुकदमे दर्ज किए। चाहे हम तांडव की बात करें, चाहे हम मिर्जापुर वेब सीरीज की बात करें, जिसके जरिए हमारे धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी ये लोग जो है बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए, हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और भारत सरकार के, जिन्होंने इस समस्या को लेकर के एक संवेदनशीलता दिखाया है जी, और उसको लागू भी किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस संबंध में कुछ डायरेक्शन जारी किए हैं। अच्छे परिणाम सामने आएंगे, लेकिन किसी व्यक्ति, किसी संस्था को जन आस्था के साथ, जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जा सकती। हमने तांडव या मिर्जापुर वेब सीरीज के खिलाफ जो कार्रवाई की है, यह इसी को ध्यान में रख करके की है।